नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान में भजनलाल सरकार पहली बार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। अंतरिम बजट पेश किया गया, पूर्ण बजट अब लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाना है। फिर एक बार मोदी सरकार, लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार से आम जनता को उम्मीदें भी हैं अपार। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार अब हो चुकी है प्रदेश में, लोकसभा चुनाव, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है, एनडीए सत्ता में काबिज है। राजस्थान की जनता ने तख्ता पलट कर दिया था, कांग्रेस सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बना दी थी। अब उम्मीदें डबल हैं, डबल इंजन की सरकार से बजट पेश होना है। बजट को लेकर के क्या उम्मीदें, क्या विपक्ष चाहता है, राजस्थान में किस प्रकार का काम चाहता है? आशीष जी, इंजन से याद आया, विगत दिनों के अंदर देश के अंदर एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। सर्वप्रथम तो उस रेल दुर्घटना में जो परिवारों ने अपने परिजनों को गंवाया, उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि, और सरकार से हम आशा करते हैं कि उन पीड़ितों, उन घायलों की हर संभव मदद और करे और उनकी सहायता करे। आपने बात की बजट की, तो राजस्थान सरकार का जो बजट है, इससे पहले एक लेखानुदान बजट आया था, वो दिशाहीन था, तर्कहीन था और निराशाजनक था। क्या दिशाहीन था, क्या आना चाहिए था जो नहीं आया था बजट में? जो योजनाएं गहलोत सरकार ने, जो फ्लैगशिप योजनाएं, जो आमजन को राहत देने की चीजें गहलोत सरकार ने शुरू की थी, उनके अंदर कटौती करना इन्होंने शुरू कर दी। कौन सी योजना? बिजली के बिल के अनुदान को ले लीजिए, उसको आपने घटा दिया लगातार। आज भी 1000 रुपए का अनुदान आया करता था परिवारों को, आज भी इस विकट घड़ी के अंदर 400 से 500 रुपए के अंदर वो ले आए हैं। मात्र पेट्रोल डीजल के नाम पर इन्होंने राजस्थानी जनता के साथ ठगी करने की कोशिश की। पड़ोसी राज्यों का हवाला देकर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी झूठे और जुमलों की सरकार बनाई, पर क्या हरियाणा और पंजाब के, दिल्ली के बराबर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम किए? क्या वेट की समीक्षा हुई? लेकिन कम तो किए, बराबर नहीं किए लेकिन कम तो किए। ये तो वही बात है साहब, ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। आप वादे तो बड़े बड़े करके आओगे, एक शंख में जोरदार हवा देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और राहत के नाम पर छोटा सा काम करके तीसरी कर लेंगे, ये नहीं होता है। अगर आपने वादा किया है, देश का प्रधानमंत्री अगर जनता से कोई बात करता है तो जनता समझती है, चाहती है कि वो अपनी बात पे खरा उतरे और उन वादों की पूर्ति करे। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजस्थान के घोषणा पत्र का लगभग 45% भाग पूरा कर दिया है, और अभी सरकार के शुरू होने के केवल 6 महीने हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि भाजपा झूठे वायदों के आधार पर सत्ता में आई है। अरे भाई, आपने 52-54 से 99 पहुंचने के लिए जो 1 लाख की घोषणा की, क्या सच में वो सच्ची थी? क्या इस प्रकार के बजटीय प्रावधान इस देश में किए जाने संभव थे? देश की आबादी में आधी आबादी महिलाओं की है, क्या आप सच में उतना दे पाते? झूठ का सहारा, फ्रीबीज का सहारा लेकर जिस चीज का आपको संबल मिला है, उसके कारण इस बार आप नेता प्रतिपक्ष का दायित्व जरूर लेंगे, लेकिन कौन लेगा अभी आपके यहां तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें काम करने के लिए अपनी उत्कंठा का परिचय नहीं दे रही। आने वाले बजट में ईआरसीपी का काम तेजी से पूरा हो, इस पर पूरी उम्मीद और अपेक्षा जो है वो पूरी होगी। यमुना जल लिंक का जो पानी पाइपलाइन से आना है, उस पर भी काम तेजी से हो और स्पीडली जनता की समस्या का समाधान हो, ये भी होगा। बिजली की दृष्टि से 2028 तक राजस्थान आत्मनिर्भर बने, और वर्तमान में जो बिजली की किल्लत है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभी कुछ नए एमओयूज हुए हैं, कुछ जमीन लैंड इश्यू किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने तो जितनी सौर ऊर्जा बनाई थी, सारी की सारी राज्य हित को छोड़कर उन उत्पादनकर्ताओं को बाहर बेचने का अधिकार दिया था। राज्य के लिए कुछ संरक्षित रखा ही नहीं था। तो जिस प्रकार की राज्य में संकट की स्थिति है, कुछ गलत एमओयू साइन करना, कुछ गलत बैंक गारंटीज के आधार पर बिजली का एक्सपोर्ट करना, और वर्तमान में यही प्रॉब्लम है। अभी जयपुर का मेट्रो का 2nd फेज जो है वो इस कार्यकाल में भजनलाल सरकार पूरा करे, इस पर भी तेजी से काम होगा। तो आने वाला बजट जो है वो विकासोन्मुख होगा, और 2047 तक भारत विकसित भारत बनकर एक बार दुनिया में अपने आप को पुनर्स्थापित करे उसी पदवी पर। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
इन्होंने कहा कि जो 100 दिनों के अंदर इनकी 100 दिनों की कार्य योजना की बात कर रहे हैं, 6 महीनों के अंदर। आप देखिए आशीष जी, 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के अंदर इन्होंने 100 दिन लगा दिए सर्वप्रथम। अब मैं इनसे बार बार वही रिपीट करूंगा, एक बार आप मुझे ये बता दीजिए, पिछले 6 महीनों के अंदर राजस्थान के अंदर कोई भी एक जनहितैषी कार्य भजनलाल की सरकार ने किया हो तो आप इस डिबेट के अंदर खुले रूप से आपसे चुनौती के रूप में कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि कौन सी राहत देने का काम किया है आपने ईआरसीपी का। सर ईआरसीपी का मैं बता देता हूं, आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व एक एमओयू साइन करके आते हैं और उस एमओयू को सार्वजनिक नहीं करते हैं, और उस एमओयू को सार्वजनिक नहीं करने का कारण अब स्पष्ट में समझ में मैं बता रहा हूं आशीष जी, एमओयू का जब इन्होंने साइन किया था तब इन्होंने कहा था 4 महीने के अंदर डीपीआर बन जाएगी, काम शुरू हो जाएंगे। आप इनसे पूछिए क्या हुआ 4 महीने का? समय जा रहा है, 6 महीने हो गए सरकार को बने हुए। दिलासे नहीं, काम चाहिए राजस्थान की जनता को। अगर दिलासे ही देने थे तो विपक्ष में बैठ के देते रहते, कौन मना कर रहा था? अब अगर आप हार के ठीक रहे, कल ही इनके मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया था, बुलाया नहीं गया था आशीष जी, तलब किया गया था, पूछा गया था 11 सीटों पर कैसे हार हुई। राजस्थान की जनता ने हिसाब दिया, इनको चोट दिए और मोदी जी को बताने की कोशिश की है कि यहां पर जुमले वादे नहीं, धरातल पे काम करके दिखाइए, और ये दिखाना पड़ेगा। देखो, कुल मिलाकर कांग्रेस कुछ भी कहे, जनता ने राजस्थान में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्वागत किया हो ऐसी स्थिति नहीं है। 11 सीटें जिस भी समीकरण से जीते हैं, जिस भी बैसाखी का सहारा लेकर जीते हैं, कोई बात नहीं, जीते हैं, लेकिन फिर भी असली विक्ट्री तो राजस्थान में 11 और 14 में बड़ी संख्या किसकी है? उसी की होती है। दूसरा विषय निकल करके आता है कि हमने इन 6 महीनों में क्या किया। अरे भाई, क्या नहीं किया? हमारे घोषणा कोई एक काम बता दीजिए जिसको आपने कहा और वो पूरा किया। हमने किसानों को 2000 रुपए अतिरिक्त देने की बात कही थी, जारी किए हैं। हमने 450 में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, 500 में पहले भी मिलता था। हमने महिलाओं को शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण दिया है। से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप सिलेंडर सस्ता ही करना चाहते थे तो पूरे हर राजस्थानी के लिए कीजिए ना। राजस्थान की सरकार 500 में सिलेंडर देती थी, मात्र 50 रुपए सस्ता किया है। और वादे कितने बड़े थे, पोस्टर कितने बड़े थे, पोस्टर कितने बड़े थे? रणवीर जी, क्या हर घर में 500 रुपए में दिया जा रहा था कांग्रेस के राज में? नहीं, तो जो नहीं तो फिर आप इन्होंने बताया था क्या जब मोदी जी ने क्या? एक मिनट आशीष जी, कांग्रेस सरकार पहले से उन परिवारों को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 में सिलेंडर दे रही थी, ये स्पष्ट था। पर मोदी जी ने राजस्थान में आकर घोषणा की कि मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। दे रही थी क्या? दे रही थी ना, मैं तो कह रहा हूं उन लाभार्थियों को तो मिल रहा था, उन लाभार्थियों को मात्र 50 रुपए का फायदा हुआ। और बड़ी बात बताता हूं, और बड़ी बात बताता हूं आपको, उन लाभार्थियों में भी आज पिछले 1-1.5 सप्ताह की मैं नहीं कह सकता, उससे पहले एक भी लाभार्थी अगर हो, ऑन टेबल बात कर रहा हूं, अगर एक भी लाभार्थी खाते में अगर पैसा गया हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, चुकाया उन्होंने 800 ही अभी भी। जानू जी, देखो, कांग्रेस के जो आरोप हैं उनमें एक बात का है, वो बहुत गारंटी बांट रहे हैं, बहुत चैलेंज कर रहे हैं, पर जनता ने जिन अशोक जी गहलोत की योजनाओं को नकारते हुए इनको बहुमत नहीं दिया, उन योजनाओं को हम क्यों कंटिन्यू करें? कांग्रेस का बोझा हम क्यों ढोएं? राजस्थान के निवासी को स्वास्थ्य लाभ मिल गया, आप कह दो कंटिन्यू नहीं करोगे आप। इंदिरा रसोई गैस में खाने का भोजन का अधिकार मिल गया राजस्थान को, आप कह दो नहीं करोगे उसको लागू। आप जो किसानों को 2000 बिजली की राहत मिल रही थी, आप मना कर रहे हो नहीं देगी, आप स्पष्ट कह दीजिए। आप स्वयं कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे लागू, तो ये स्पष्ट का मतलब संदेश सीधा है कि गहलोत सरकार की जो भी जनहितैषी योजनाएं थी उनको बीजेपी बंद करने वाली है। रणवीर जी, 8 रुपए में खाना परोसा जा रहा था, वो वसुंधरा सरकार में भी परोसा जा रहा था, योजनाओं के नाम चेंज करके और अपना भरपेट खाना। आशीष जी, आप स्वयं देखिए, आप स्वयं देखिए, इतनी उच्च क्वालिटी का खाना अगर किसी भरपेट प्रदेश में मिल रहा हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, इन्होंने उसी बजट में थाली के अंदर, उसी बजट में 450 ग्राम को 600 ग्राम कर दिया। आप क्या कहेंगे? वो तो हर जो भी योजना चेंज कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करके और उसका क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, जबकि योजना तो पहले से चल रही थी। वसुंधरा सरकार में भी वो योजना चल रही थी। बात करते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख का सम इंश्योर्ड था, बीमा था। वो पहले तो रिन्यू नहीं किया जा रहा था, आम आदमी एंट्री नहीं कर पा रहा था। अभी रिसेंटली उसको ओपन किया गया है, लेकिन अभी भी 5 लाख की लिमिट है। लिमिट 25 लाख क्यों नहीं हो सकती? जिस प्रकार से गहलोत सरकार में 25 लाख की लिमिट दी गई, उसी प्रीमियम के ऊपर दी गई, तो अब क्या परेशानी आ रही है 25 लाख? जानू जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से सरकार ने इस सारे विषय में जो अस्पताल हैं, जो एजेंसियां हैं, जिस प्रकार सरकारी सुविधाओं का उपयोग और दुरुपयोग का, मॉनिटरिंग के अभाव का सिस्टम था,
अगर पहले मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक होगा तो इस पर भी रिव्यू होगा। ये पहला बजट है, हो सकता है अगले बजट में इस बात को कंसिडरेशन में ले लिया जाए। ये कोई डेडलाइन नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इस सारे विषय का उपयोग और दुरुपयोग की समीक्षा करते हुए हम स्वीकार करेंगे। क्या चुनावों से पहले अगर स्पष्टीकरण होता, चुनावों से पहले आम आदमी के लिए एंट्री खोल दी जाती, तो शायद राजस्थान में जो लॉस बीजेपी को हुआ है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 850 रुपए देकर के हर एक आम आदमी उसमें एंट्री कर सकता है, बीमा ले सकता है। 5 लाख रुपए की तो आपने लिमिट रखी है, जबकि 25 लाख रुपए की लिमिट उसको अगर मिलती तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ हर इंसान जिसको एक भ्रम पैदा हो गया, या फिर कांग्रेस ने इसको अच्छे से बुनाया ताकि जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम किया गया कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें बीजेपी बंद करने जा रही है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं रणनीतिक रूप से हमसे कुछ चूक हुई है, इसीलिए हमें जनता जो चुनाव शुरू हुआ तब 150 से अधिक सीट दे रही थी, 115 ही मिली। निश्चित रूप से कुछ चूक हुई है, उनकी समीक्षा अब पार्टी जो है लोकसभा चुनाव तुरंत बाद थे, तो इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद की जो समीक्षाएं चल रही हैं उनमें अतीत की जो गलतियां रही हैं उनको सुधार की पूरी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और उस रणनीति पर काम होगा। चलिए बड़ी कृष्ण कुमार जानू जी, गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसके बावजूद 25 की 25 सीटें आप ले गए। गहलोत जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ गई, मशीनरी उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जनता ने 25 की 25 सीटें दी। इस बार बीजेपी की सरकार थी, भजनलाल सरकार यहां पर बनाई गई और इसके बावजूद आप सत्ता में होते हुए 11 सीटें गंवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। देखो, लोकतंत्र में अंत में निर्णय जनता का ही होता है और जनता ने कहीं न कहीं हम जो बात रख रहे थे उनको समझने में या हमें समझाने में चूक हुई है। ठीक है, जिस लेकिन प्रकार अब के जो बजट है, चूक आपने मान ली, ठीक है, इस बजट में क्या उस चूक को रिपेयर किया जाएगा? क्या जो जनता की डिमांड है, इच्छा है, जनता की चाहत है, उसको पूरा किया जाएगा? प्रदेश की भजनलाल सरकार उस पर खरा उतरेगी? निश्चित रूप से अभी बजट पूर्व की तैयारियां बैठक हो रही हैं और आज वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी वापस राजस्थान लौट आए हैं और आज की बैठक में शामिल हुए हैं। जनता से संवाद, विविध प्रकार के बजट से पूर्व जिन लोगों से चर्चा होती है वो संवाद, विभिन्न प्रकार का फीडबैक और उसके बाद जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बजट बने और राज्य जो है विकास की प्रगति पर आगे बढ़े। जिस प्रकार 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा राजस्थान पर गहलोत सरकार छोड़कर गई है, उससे निजात कैसे पाई जाए और राज्य एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत राज्य के रूप में उभरते हुए प्रगति के पथ पर आगे कैसे बढ़े, उस सारी व्यू रचना का इस बजट में जब पटाक्षेप होगा तो आप अवलोकन कर पाएंगे। करणवीर जी क्या कहेंगे? पूरी जो कमियां हैं उनको सुधार लिया जाएगा, बजट जब पेश किया जाएगा तो बजट में जनता को खुश कर दिया जाएगा, इस बार जो कमी रही है उसको पूरा कर दिया जाएगा। आशीष जी, गारंटी का जुमला, लोक लुभावने वादे और जनता को भ्रमित कर कर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो चुका है। पिछला जो ये बजट लेके आए थे, जिसको अंतरिम बजट का नाम दिया गया था, उसके अंदर इन्होंने 70,000 भर्तियों का वादा किया था और इसके अलावा अन्य कई घोषणाएं की थी। ये अभी बैठे हैं राजकुमार जानू जी, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उनका हिसाब क्या है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बात की कर्जे के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों के अंदर 200 गुना कर्जा भारत सरकार का बढ़ चुका है। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों के अंदर भारत पर कर्ज 3 गुना कर दिया है और कर्जे की बात कर रहे हो आप तो 205 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान को गहलोत सरकार ने नई ऊंचाइयां दिए, अच्छे काम किए हैं। बजट, बढ़त और राहत की बात करने वाली गहलोत सरकार ने मनरेगा के अंदर 125 दिनों का काम दिया है, 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले हैं, 17 जिलों की घोषणाएं की है। इसके अलावा तमाम तरह के राजस्थान हितैषी काम किए हैं। आप तो उन कामों को भी जारी रख देते ना आदरणीय, तो भी राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद जरूर देती। इस लोकसभा चुनाव ने केवल परंतु आपने राजस्थान की जनता को ठगा है, वोटों के नाम पर ठगा है। वो खेती करने की कोशिश की है, महिलाओं को खेती आप किसानों के नाम पर, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। नहीं, अगर महिलाओं को ये आरक्षण देते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही महिला सभी में दे देना चाहिए, सभी भर्तियों में लागू कर देना चाहिए। नहीं, ये सरकार के उसके अंदर है। अगर विपक्ष, कांग्रेस पार्टी तो 33% रिजर्वेशन की डिमांड करती आई है, 50% का दायरा अगर महिलाओं को सभी भर्तियों के लिए लागू करते हैं तो स्वागत करेगी। मैं तो
स्पष्ट कह रहा हूं, भजनलाल सरकार 50% का आरक्षण का फॉर्मूला किस नियमों के तहत और किस मुद्दे को लेके आई है, किस चीजों को लेके आई है, ये केवल एक स्टंट सा ही है। अगर इसको तैयारी के साथ लाते तो उनको आगे बताना चाहिए था कि मतलब हम इसमें भी अभी कमी है, से लाएं। ये भी बिना तैयारी के लेके आओ। कृष्ण कुमार अगर कोई फॉर्मूला है तो बता दीजिए, क्या ये सभी सेक्टरों में लागू होगा, क्या ये सभी नौकरियों में लागू होगा, या फिर केवल शिक्षक भर्ती तक ही चलता रहेगा ये? ठीक है। वैसे तो इसकी जो घोषणा हुई है वो शिक्षक भर्ती के लिए हुई है, 3rd ग्रेड 6 में हुई है जी। जहां तक इन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में 200 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन 200 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो ऋणम कृत्वा धतम पिबेत या जीवेत सुखम जीवेत के मंत्र पर नहीं है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मार के आप देश को गुमराह मत कीजिए। आप तो बताइए 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने देश पे किया है, कोई एक पीएसयू की स्थापना करी, कोई नया कोई पीएसयू बनाया आपने, सिवाय बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया है भारत सरकार ने अभी तक। देश के 500 से अधिक जिलों में से 300 से अधिक जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। राजस्थान में देश में 70 एयरपोर्ट थे, 150 से अधिक एयरपोर्ट बन चुके हैं। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। कौन सा एम्स खोला है, कौन सा आईआईटी खोला है, कौन सा राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज थे और 23 मेडिकल कॉलेज कितने आईआईएम खुले राजस्थान में, कितने एम्स खुले हैं, कितने आईआईटी खुले हैं, हिसाब दीजिए, जुमले मत फेंकिए। जानू जी, देश की जनता, देश का युवा जागरूक है। राजस्थान के 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बताइए आप। ठीक है, जवाब ले लीजिए। देखो करणवीर जी, बहुत उत्तेजना की भाषा की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कुल जमा 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर क्या खर्चा होता है आपको पता है। देश में कुल कितने हवाई अड्डे थे, अब कितने हैं आपको पता है। देश में वर्तमान में 4,500 किलोमीटर से अधिक रेल का विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। राजस्थान इतना बड़ा भूभाग है, कौन सा नया हवाई अड्डा बना रहा है पिछले 9 साल के अंदर मोदी सरकार की, बता दीजिए आप। भाई आप सरकार में थे, आपको हवाई अड्डों का पता नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं मोदी जी का कौन सा क्लास, बताइए आप कौन सा हवाई अड्डा मोदी जी ने बना के दिया है, आप बताइए। 9 साल के अंदर मैं कह रहा हूं एक बताने की जरूरत कहां है। 144 से ऊपर काम कर रहे हैं। एक ही बता दीजिए राजस्थान के अंदर नवीनीकरण हवाई अड्डा कौन सा है जो मोदी सरकार के अंदर डेवलप हुआ है। मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा हूं, कौन सा एम्स है जो मोदी सरकार ने बनाया है, कौन सा आईआईएम है जो मोदी सरकार ने बनाया है, कौन सा आईआईटी है जो मोदी सरकार ने बनाया है। कोई एक पीएसयू तो बताइए आप जिसकी नई स्थापना की हो। वही काम जो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए थे आजादी से लेकर अब तक के, उन्हीं कामों को आपने बढ़ाया, केवल उनमें बेचने का काम जरूर किया है। अडानी के गिरवी रख के आए हो आप। अडानी को राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन कौन दे रहा था? अगर हम गिरवी रख रहे तो गहलोत जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी अडानी जी को बहुत गालियां देते थे ना, अडानी अंबानी को। अभी इस चुनाव से पहले उनकी बोलती बंद थी। जानू जी, इसका जवाब आप मोदी जी से लीजिए, क्योंकि वही देखते हैं कि टैंक क्या बोलते हैं, ट्रक भर के करेंगे गहलोत जी और जवाब देंगे मोदी जी। सुनिए, बता रहा हूं ना, मोदी जी को पता है कि किस रास्ते से टेम्पो भर भर के पैसा इधर का उधर होता है, तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। आप शायद अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए, वो जरूर इसका जवाब दे पाएंगे कि अडानी जी के पास इतना धन कहां से आया और उन्होंने कैसे कमाया। वो भाषण प्रधानमंत्री का नहीं, भाजपा के नेता का है। चुनाव अधिसूचना के बाद कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है, पार्टी के नेता के रूप में भाषण दे रहे थे। आप मीडिया से जुड़े हुए आदमी है, क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि टेम्पो भर भर के पैसा इधर से उधर हो रहा है अडानी का? आप स्वयं बता दीजिए, क्या ये मोदी जी की बात है या नहीं? बिल्कुल, वो उन्होंने जब बात की थी उसके बाद में चर्चा भी कर ली थी, और जो चुटकी उन्होंने ली थी विपक्ष ने जवाब भी दिया था। वो चर्चा का दौर आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज अपन बजट पे बातचीत कर रहे हैं। बजट पर बातचीत तक सीमित रहेंगे तो समय सीमा में अपन इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। जिलों की बात करें, पिछली सरकार ने नए जिले बनाए और अब सुनने में आ रहा है रिव्यू करने के लिए कमेटी बना दी गई है, और 10 के आसपास जिलों को अब वापस से कन्वर्ट किया जा रहा है। तहसील में, उप तहसील में उसे कन्वर्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, जिलों को समाप्त करने की प्लानिंग की जा रही है। जानू जी, देखो, जिले बनाए नहीं थे, घोषणा की गई थी, कलेक्टर लगाए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां था? कलेक्टर को और काम करने वाले टीम को सुविधाएं कहां थी? अब रिव्यू जो किया जा रहा है उसमें इस बात पर किया जा रहा है कि वहां की जनसंख्या के अनुपात, दूरी का अनुपात। गजट नोटिफिकेशन तो किया था, निश्चित रूप से कागज में सब कुछ किया था, और कांग्रेस क्रेडिट लेती है। कागज में बहुत अच्छी प्लानिंग और घोषणाएं करती है, जनता को डिलीवर नहीं करती, इसलिए जनता हटा देती है। ठीक है, उनको हटा दिया तो अब आपको उसको इंप्लीमेंट तक ले जाना चाहिए था। जो काम कर दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, तो रिवर्स क्यों करे? नहीं, रिवर्स की वहीं रिवर्स होगा जहां समिति और जनता के बीच के समन्वय की रिपोर्ट आएगी। सबको रिव्यू करने की बात नहीं है। जहां फिजिबल प्लान है, जरूरी है, वहां करेंगे, और जहां केवल विधायक को खुश करने के लिए, वोट साधने के लिए जिले की घोषणा की गई थी, वो रिव्यू भी होंगे। आशीष जी, राजनीतिक दादागिरी और राजनीतिक
गुंडागर्दी के नाम पर ये रिव्यू कमेटियां बना रहे हैं। वो विश्वविद्यालयों को बंद कर, कॉलेजों को बंद करने के लिए बना रहे हैं, वो जिलों की समीक्षा करने के लिए बना रहे हैं, गुंडागर्दी के नाम वो पे थोड़ी स्कूलों के रिव्यू नाम कर पर सकते बना हैं। रहे हैं। राजनीतिक गुंडागर्दी के नाम पे रिव्यू कैसे कर सकते हैं? इनका नेता चाहेगा, नहीं, वो जिला आपकी रहेगा। भाषा है, वो आपकी इनका नेता भाषा है, चाहेगा, लेकिन वो इसके जिला नाम पे थोड़ी रहेगा। रिव्यू किया जा निगम- सकता है। देखो, निगम को छोटा करना, रिव्यू कमेटी बनाना। कांग्रेस ने जिले बनाए, उस पे रिव्यू कमेटी। कांग्रेस ने स्कूल कॉलेज ठीक है, खोले, उस ठीक पे है, रिव्यू कमेटी। ठीक है, तो रिव्यू कमेटी के नाम पर चलते चलते बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी अब चर्चा का दौर लगातार जारी है कि बीजेपी शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है और राजस्थान में फिर से इसे बंद करने की बात की जा रही है, आहट सुनाई दी जा रही है। तो बजट में क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी घोषणा होगी? मोटे तौर पर जनता का व्यू सामने आ चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस जिस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, खुद ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया। इसका मतलब है कि यह बंद करने की योजना थी, कांग्रेस इस पर केवल सगुफा की राजनीति कर रही थी जो नहीं चलेगी। कांग्रेस ने लागू किया है, हिमाचल में लागू किया है, राजस्थान के अंदर लागू किया है, सभी निगमों चुनाव में, के कॉर्पोरेट- घोषणा पत्र में इसका एक कहीं मिनट, उल्लेख नहीं है। झूठी बात नहीं करूंगा मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। अगर ये आप पता कर लीजिए किसी भी कर्मचारी परिवार से, राजस्थान के सभी निगमों में, कॉर्पोरेशन में, बोर्ड में और सभी कर्मचारियों के यहाँ पे ओपीएस लागू है। हिमाचल में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू थी, इसके अलावा अन्य राज्य जहां कांग्रेस पार्टी और उनकी सम्मति सरकार थी वहां भी ओपीएस की बात हुई है। आप बात कर रहे थे बजट की, मैं तो इनको बताना चाहूंगा भी, इन्होंने एक बात कही थी कि बजट हो रही है। एक बात बताइए आशीष जी, राजस्थान का बजट वित्त मंत्री दिव्या कुमारी संभाल रही है और बिना दिव्या कुमारी के, बिना वित्त मंत्री के मुख्यमंत्री बैठ के ले रहे। तो इनकी बजट के प्रति संवेदनशीलता, बजट के प्रति ये कितने गंभीर है, कितने विचारणीय है, ये तो इनकी कार्यप्रणाली से ही साबित हो रहा है कि ये बजट केवल लागू होगा दिल्ली द्वारा जो भेजी गई है उस पर्ची के द्वारा। ठीक है, कृष्ण कुमार जानो जी। मंत्रिमंडल में साझा जिम्मेदारी होती है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मुखिया होता है और निजी कारणों से वित्त मंत्री अगर बाहर थी तो क्या काम नहीं चलेगा? ठीक है, ये कुल मिलाकर के कांग्रेस को इस प्रकार के आरोप लगाने से बचना चाहिए। ठीक है। अंत में चलते चलते कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे चाहूंगा, सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार, इनको बड़ी उम्मीद होती है बजट से। राजस्थान में क्या कुछ सरकार करने की तैयारी में है? जिस प्रकार से चुनाव हुए, दोनों चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए और जनता को उम्मीदें काफी है, तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार के सुझाव आ रहे हैं, क्या सरकार करने जा रही है, किस प्रकार की घोषणाएं देखने को मिल सकती है? देखो, राजस्थान में 2.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल है। वो सड़कें मेंटेन रहे और लगातार सतत रूप से सड़क बनाने की प्रक्रिया चालू रहे। पिछली सरकार में स्टेट हाईवे पर टोल फ्री कर दिया था, जिसको वापस से टोल वसूली शुरू कर दी। क्या वापस से टोल फ्री करने की प्लानिंग है? इस सारे विषय में बजट के कुछ जो विषय हैं उन पे बजट कमेटी की मीटिंग आज शुरू हुई है और मुख्य जो वित्त मंत्री हैं वो भी आई हैं, मुख्यमंत्री जो है वो भी हैं, और 1-2 दिन में ये सारी चर्चाएं निकलकर बाहर आएंगी और आप और हम दोबारा जब इस चर्चा पर बजट के लिए बैठेंगे तो सारा डिफाइन एजेंडा आपके सामने होगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। करणवीर सिंह जी राजपुरा कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता, दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए। बजट को लेकर आज हमने चर्चा की। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है भजनलाल सरकार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 जुलाई को पेश होने वाला बजट बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।